प्यारे बच्चों, मैं आपका विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान डी के गौतम आज आपके सामने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 41 लेके आया हूँ। आज दिनांक 8/10/2020 को विषय आपका लोकतांत्रिक राजनीति और पाठ का नाम संस्थाओं का कामकाज, कक्षा 9 की वर्कशीट है ये। तो आज इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि संस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं और इसलिए इसका नाम दिया गया है राजनीतिक कार्यपालिका। पाठ का नाम है संस्थाओं का कामकाज, 8/10/2020 और कक्षा है 9वीं 9th क्लास की वर्कशीट है। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा लागू करवाना, मतलब उसको कार्यान्वयन करना, अमली जामा पहनाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। प्यारे बच्चों, न्यायपालिका होती है, एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है। अभी पिछली कक्षा में हमने इसको जाना था। अब हम ये जानेंगे कि कार्यपालिका के जो दो मुख्य रूप हैं वो कौन कौन से हैं। एक है राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा होता है स्थायी कार्यपालिका। तो प्यारे बच्चों, पहला हो गया हमारा राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा हो गया स्थायी कार्यपालिका। ये हमारी कार्यपालिका के दो रूप हैं। एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। इन दोनों को ध्यान से देखना है। तो आगे चलते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका का अर्थ होता है इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका में जितने भी लोग चुने जाते हैं इनका निर्वाचन जनता करती है और एक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए इसको चुना जाता है। स्थायी कार्यपालिका में ये लंबे समय के लिए निश्चित किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। जैसा प्यारे बच्चों आप देखते होंगे, हमारे जो आईएएस अफसर होते हैं जिनको यूपीएससी के माध्यम से चुना जाता है, यूपीएससी, तो आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज और यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो स्थायी कार्यपालिका होती है उसमें सिविल सर्वेंट, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी वाले लोग होते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। देश का प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ये तो हो गया जो इसमें लिखा हुआ है, मैं बताता हूं आपको। राष्ट्रपति क्या करता है बेटा, लोकसभा में जब चुनाव होते हैं, जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत के साथ आती है और जो पार्टी जीत दर्ज करती है उसका मुख्य नेता एक चुन लिया जाता है, उसको ही हम प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पे जो अन्य कैबिनेट के मंत्री होते हैं उनको चुना जाता है, बशर्ते वह संसद के सदस्य ना हो। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता बच्चे, तो क्या करते हैं, फिर उसका मंत्री बनने के लिए 6 महीने के अंदर देखा जाता है कि उसे संसद के किसी भी सदन का, संसद के जो हमारे लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं, इसमें से किसी भी सदन का उसे सदस्य चुना जाना बहुत जरूरी है। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता होते हैं, जो सीनियर लीडर्स होते हैं और प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं, वो हमारे कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। जैसे आप वर्तमान में देखें तो आपने अमित शाह जी का नाम सुना होगा, राजनाथ सिंह जी का नाम सुना होगा, ये हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ये अमूमन छोटे कार्यालयों के इससे नीचे जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, उसमें स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं,
ये कैबिनेट मंत्री से नीचे का दर्जा होता है। राज्य मंत्री ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो राज्य मंत्री सहायता करते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की और कैबिनेट मंत्रियों की। प्रधानमंत्री के अधिकार क्या है बच्चों, इसके बारे में जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, उनके अधिकार क्या हैं। सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। कैबिनेट के सदस्यों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना और विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना, सभी मंत्रियों के कामों का वितरण करना कि कौन सा मंत्री कौन कौन सा काम करेगा, और कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व जो होता है तो बच्चों वो प्रधानमंत्री का होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारों की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और अगला जो आते हैं इसके बाद हम वो देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपति का पद क्या होता है, उनके काम क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। पूरा जो देश है उसका जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा ना होकर संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत जो फैसले लिए जाते हैं उसमें राष्ट्रपति की अहम भूमिका होती है। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुना जाना, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीशों को चुना जाना, राज्यपालों को चुना जाना, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं भारत के उनको चुना जाना, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। जब राष्ट्रपति के साइन उस पर हो जाते हैं तब वो नियुक्त मान लिए जाते हैं परमानेंट तरीके से। भारत के रक्षा बलों का जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, जो हमारी कौन कौन सी सेनाएं बेटा, तीनों। एक तो हमारी हो गई थल सेना, दूसरी क्या है प्यारे बच्चों, जल सेना, और तीसरी होगी प्यारे बच्चों वायु सेना। तो थल, जल और वायु, इन तीनों का जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। और सबसे अहम बात ये कि यदि कोई भी विधेयक कानून तभी बन सकता है, कोई भी विधेयक जो है कानून तभी बन सकता है जब उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए और राष्ट्रपति के उस पर साइन हो जाए, तब हम उसको कानून मान लेते हैं, तब वो कानून बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो ये आप भली भांति जान चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है और विधायिका क्या होती है। तो आपको बताना है कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी क्या ज़रूरत है, आपको ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। तो ऊपर बहुत अच्छी सुंदर जो है एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, आप यहाँ देखिए। ये जो अभी बताया था इसमें देखो, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो ये भली भांति इसको दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और फिर इसके प्रश्नों के नीचे उत्तर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो आपको ये बताना है बेटा, प्रधानमंत्री के जो अधिकार हैं उस अधिकारों को एक बार दोबारा से ध्यान देना, यहाँ दिए हुए हैं देखो सारे दिए। ये जो अधिकारों की पूरी लंबी चौड़ी श्रृंखला दी हुई है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। कि राष्ट्रपति के पदों की भूमिका, जो राष्ट्रपति है उसके मुख्य काम क्या होते हैं, उसके पद की मुख्य गरिमा क्या है, ये सब आप यहाँ से देखेंगे। ये राष्ट्रपति जी दिए हुए हैं हमारे, और यहाँ से लेकर लास्ट तक इनकी भूमिका देखो, इनकी मुख्य भूमिका निभाते हैं, प्रमुख भूमिका निभाते हैं। क्या क्या काम करते हैं, कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के व्यक्तिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाना,
नियुक्तियां जितनी अहम नियुक्तियां हैं हमारी, न्यायाधीश की नियुक्ति, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, ये सब चीज़ें किसके काम में आते हैं? ये हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपको आज वीडियो बताई है वो वीडियो आपकी समझ में आई होगी, आपने ध्यान से उसको समझा होगा और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप साफ सुथरा करके कॉपी पर भेजेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जितना भी काम आपको दिया जाता है, आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे हैं उसको ध्यान से करेंगे और उसको बेटा डेली भेजेंगे। और मैं ऐसी ही जितनी वर्कशीट आती है उन सब की वीडियो आपके लिए बनाता हूं ताकि आपको मदद मिल सके, आप समझ सकें, आपकी जो ज्ञान है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके। तो आप इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, देखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच बेटा।